नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार, और कुछ ऐसे विषय होते हैं इसके अंदर शामिल जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके। आइए आपको बता दें कि हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं वो है ड्रोन तकनीक से किसान कैसे ले फायदा, और साथ ही बात होगी अंगूर के गुच्छों के विकास की। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो, आप पूछना चाहते हो विशेषज्ञ से, तो जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो उस दौरान अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि हमें आपका प्रश्न साफ आवाज में सुनाई दे पाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK यादव जी। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे ड्रोन के बारे में। और इसके साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर सोम कंवर जी। डॉक्टर सोम कंवर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। आपसे जानेंगे किस तरह से अंगूर के गुच्छों का विकास किया जा सकता है। तो दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और आप हमारे विशेषज्ञों से सीधी बात कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे धीरे धीरे हमारा जो कृषि है उसका विकास हो रहा है, हमारे कई अब युवा किसान भी हैं जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं आगे, लेकिन अब जो समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि भूमि जो है वो कम होती जा रही है। आज का जो हमारा विषय है कि ड्रोन तकनीक से किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मशीनों का उपयोग करके कैसे जो खेती को है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, कृषि जो भारतीय कृषि पद्धति रही है उसमें हमेशा ये चीज़ रहा है कि बैलों से खेती की जाती रही, फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर ने उनका जगह ले लिया और बहुत ज़्यादा आज के समय में भी मशीन का प्रयोग नहीं होता अगर हम किसी और देश की तुलना करें तो। भारतीय कृषि में हमेशा फसलों को प्रायोरिटी दिया गया है और साथ ही साथ जानवरों का भी समावेश पूर्ण रूप से किया गया है, और भारतीय कृषि पद्धति अपने आप में एक यूनिक पद्धति रही है। ज़्यादातर किसान हमारे देश में अगर कहा जाए तो 85% फार्मर जो है वो मार्जिनल फार्मर के रूप में आते हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से कम है। और जैसा आपने कहा कि आज समय के बदलाव के अनुसार उसमें कई परिवर्तन हो रहे हैं, ज़मीनें कम होती जा रही हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये देखा जाता है कि जो भारतीय कृषि रही है वो ज़्यादातर मैनुअल लेबरर्स के ऊपर डिपेंडेंट रही है। ज़्यादातर लेबरर्स जो है वो लेबर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती थी। लेबर जहाँ फैमिली लेबर हो या लेबर को लोग हायर करते थे सारे, चाहे खरपतवार नियंत्रण हो या जुताई हो या बुआई हो या कटाई हो, थ्रेसिंग हो, सारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो ज़्यादातर लेबर बेस्ड होती थी। अब समय के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें ये देखा गया है कि लेबर जो होते हैं वो उनका डाइवर्जन हो गया है। और कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज के समय में खास करके जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो बहुत परेशान हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये ऐसे कई देशों में ये ऐसे कृषि में इन तकनीकों का प्रयोग हुआ है, जैसे ड्रोन है, रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स हैं। ऐसे कई देशों में हो रहा है इनका प्रयोग, और हमारे देश में भी धीरे धीरे इनका प्रयोग जो है बहुत ही सफल पाया गया है। इनका उपयोग करके कृषि की प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, लेबर कंजम्पशन आपका कम होगा, और साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबर के अनुपलब्धता की वजह से जो समय के अनुसार कृषि कार्य नहीं हो सकते हैं वो किसान अपने कार्यों को इन मशीनों के तकनीक से कर सकते हैं, मशीनों के प्रयोग से कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मशीन जो है आजकल चूँकि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड आ रही हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है हमारे एग्रीकल्चर में इसका बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में जब रिसर्च और डेवलपमेंट साथ साथ होगा तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में होना संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात ड्रोन की, हमारे देश में ड्रोन कई रूपों में प्रयोग हो रहा है और इसका प्रयोग सोचा भी जा रहा है। जैसे ड्रोन का एक छोटा सा प्रयोग मैं बताऊंगा कि बिल्कुल यहाँ पर हम आपसे इसके बारे में जरूर जानकारी हासिल करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जी।
ड्रोन एक मानव रहित विमान होता है और इसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल अब खेती में भी होने लगा है। फसल चक्र के शुरुआती दौर से ही ड्रोन फसल की पैदावार में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। खेत की मिट्टी का 3D नक्शा भी ड्रोन की मदद से बनाया जा सकता है। खेत के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी के तत्वों के स्तर की जानकारी को GPS पॉइंट के साथ मिलाकर अगर 3D नक्शा तैयार किया जाए तो तत्वों के विभिन्नता के आधार पर उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है। अक्सर जंगली जानवर और नीलगाय से फसल को खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसानों को रात रात भर जागकर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। इन जंगली जानवरों की निगरानी ड्रोन में थर्मल कैमरों को लगाकर की जा सकती है। इससे पशुओं के आने जाने के रास्ते पर नजर रखी जा सकती है और समय रहते किसानों को आगाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हाई स्पेक्ट्रल थर्मल सेंसर वाला ड्रोन सूखे खेत के खंडों को पहचानकर उन पर पानी या हाइड्रोजेल का छिड़काव कर सकता है। इससे फसलों को सूखने से बचाया जा सकता है। इस तरह खेत की मिट्टी की जलधारण क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल खेत में निश्चित मात्रा में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशकों का छिड़काव पारंपरिक मशीनों की तुलना में लगभग 5 गुना तेजी से किया जा सकता है। इससे किसान कीटनाशक के संपर्क में आने से भी बच सकते हैं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम रुख करते हैं डॉक्टर सोम कंवर जी का। डॉक्टर सोम कंवर जी, आपसे अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे देश में अंगूर की खेती की स्थिति कैसी है। हमारे जो किसान हैं जो अंगूर की खेती कर रहे हैं आज के समय में, वो किस तरह से आर्थिक मुनाफा ले पा रहे हैं इसकी खेती से? जी नमस्कार। देश में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पे हो रही है। लगभग 1,40,000 हेक्टेयर के ऊपर एक खेती हो रही है, जहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य में ये अंगूर की खेती हो रही है। अंगूर बाकी जो फसलें हैं उन फसलों की तुलना में इसमें बहुत मुनाफा मिलता है। निर्यात जो हो रही है, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम, गए 1 साल पहले की बात है, 2,350 करोड़ रुपए हमें अंगूर के निर्यात से मिले। ये बहुत ही एक तकनीक युक्त हाई स्किल्ड जो बोलते हैं हम, हाई स्किल्ड क्रॉप है, फसल है जी। लेकिन इस फसल में जो मेहनत करता है, जो सिंसियर होता है, उसको अच्छा खासा मुनाफा होता है। और अंगूर में अभी क्या है, जैसा कि टेबल ग्रेप्स खाने वाले अंगूर बोलते हैं, हम मुनक्का किशमिश की बात करते हैं, हम जूस की, हम वाइन जो वाइन बोलते हैं, हम वाइन की बात करते हैं। तो यह तरह तरह के उसके जो ये होते हैं उपचार, तो उसका फायदा जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाकी के जो फल है उसकी तुलना में इसमें से जो मुनाफा मिलता है, मुनाफा मिलता है, ये हेल्थ बेनिफिट जो होते हैं, हेल्थ बेनिफिट होता है इसके ऊपर। तो इसी का जो महत्व जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे किसान अभी अंगूर की खेती में लगे हुए हैं और बढ़ रहे हैं आगे। बिल्कुल। और इसके गुच्छों का विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे आगे जरूर जानकारी हासिल करेंगे। और अगर इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न भी आता है तो उसे भी जरूर शामिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश में अंगूर की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। अच्छे जल निकास वाली गहरी दोमट मिट्टी अंगूर की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अंगूर में कम सिंचाई की जरूरत होती है। 1 साल से कम उम्र के पौधे की नियमित सिंचाई करें। 2 साल के पौधों को ठंड में 30 दिन के अंतर और गर्मी में 10-15 दिन के अंतर पर सिंचाई करें, लेकिन ज्यादा सिंचाई नहीं करें। अंगूर के बाग को खरपतवार रहित रखें। खरपतवार निकालकर साफ करते रहें। अंगूर में 3 साल बाद फलन शुरू हो जाता है।
औसत उत्पादन 15 से 28 किलो प्रति बेल मिल जाता है या 200 या 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। फल पकने के समय वातावरण साफ और खुला होना चाहिए। अच्छी फसल के लिए इस महीने अंगूर के बाग की सफाई करें। वहीं अंगूर के फलों के आकार में वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिक एसिड 40-50 ppm 40-50 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोलें। फूल अवस्था और मूंग के दाने के बराबर वाले फल की अवस्था पर गुच्छों को घोल में डुबोएं। ऐसा करने से अंगूर के फलों के आकार में अच्छी वृद्धि होगी। ये उपचार सीडलेस किस्मों में अच्छा रहता है, लेकिन फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से खेती में लाभकारी है और अंगूर के गुच्छों का विकास किस तरह से किया जा सकता है। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कीजिए। 1800-11-3060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे अपने टीवी की आवाज को उस दौरान खासकर बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ड्रोन के खेती में इस्तेमाल के बारे में और आप इसके कुछ लाभ जो है वो बता रहे थे। जैसे रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ड्रोन के बहुत से प्रयोग हो सकते हैं। ड्रोन में अभी डाटा साइंस का एडवांसमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर का अगर प्रॉपर विकसित किया जाए इसमें, तो ड्रोन सारे जो हमारे बीमार से ग्रसित जो पौधे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसान को खेतों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे बैठे बैठे वो उसके जो फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, उनके थ्रू वो प्राप्त कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे पूरे फसल में कितने % पौधों को जो है बीमारी या कीड़े से ग्रसित है। उसी हिसाब से उन जगहों पर, स्पेसिफिक जगहों पर पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन किया जा सकता है। हमें पता है जब हम कृषि में अपने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं किसी भी, चाहे वो बीमारी के लिए या कीड़े मकोड़ों के लिए, तो हमें पूरे खेत में स्प्रे करना पड़ता है क्योंकि कई जगहों पे पता नहीं होता है और जो फसलों में जो इन्फेक्शन होता है वो कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। ऐसा करके पूरे खेत में पौधों की संख्या भरी पड़ी होती है। उन पौधों पर स्पेसिफिकली डालने के लिए अगर आपको साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना है तो ड्रोन का उपयोग बहुत ही लाभप्रद है। और साथ ही साथ इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि आने वाले समय में रोबोट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे रोबोट्स बना करके उनमें प्रोग्रामिंग करके और उनको खास करके जो मृदा में जो प्रॉब्लम है या पौधों में जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट वो एड्रेस कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इनका प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होगा। और इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। अलग अलग पैरामीटर्स इसमें ऐड किए जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस ऐड किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कॉस्ट इनका जो है बहुत ओरिजिनल किसान है। समझना चाहिए कि हम पंचायत के लेवल पे इनको ख़रीदा जाए और इनसे जो है ट्रेनिंग दे करके 2-4 लोगों को, जो हमारे नवयुवक लोग हैं, उनको यूज करके इसका प्रयोग जो है खेतों में किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगी। हमारे पहले कॉलर जो है फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? जी मैडम, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। हम लोग धान की खेती करते हैं। ठीक है। तो ड्रोन के बारे में जो बता रहे हैं ना, उसको कितना में आता है और कहाँ मिलेगा ये? बिल्कुल जी, ड्रोन ऐसा है, आप बहुत सी साइट्स पर आप देखेंगे बहुत सी कंपनियां हमारे देश में बना रही हैं और उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें कितने बड़े ड्रोन की ज़रूरत है, क्या क्या हमें उसमें प्रक्रियाएं करनी है। क्योंकि कई ड्रोन ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं, उनका दाम बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में होता है, क्योंकि उसके द्वारा स्प्रेइंग भी किया जाता है। कुछ ऐसे छोटे ड्रोन होते हैं जो आपको पहचान बता देंगे कि आपके खेत में कहाँ पर जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब है और कहाँ पर पौधों में इन्फेक्शन लगा हुआ है, केवल फोटोग्राफी करके। तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि हमें किस तरीके का ड्रोन लेना है। ड्रोन बहुत छोटे भी आते हैं, 10-20 हज़ार रुपये में भी मिलते हैं जी, और लाखों तक भी पहुंचते हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस पर्पज से लेना है, किस उद्देश्य से लेना है। और आप कई लोग मिल करके भी खरीद सकते हैं, बड़े ड्रोन भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, हम उम्मीद करेंगे जानकारी आपके लिए काफ़ी जो है वो लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ।
भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से किस तरह आप खेती किसानी के अंदर विकास कर सकते हैं, और साथ ही बात हो रही है अंगूर के गुच्छों के विकास की। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है गया बिहार से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी, सवाल ये है कि गया बिहार में हम अंगूर की खेती कर सकते हैं? ठीक है, आप अंगूर की खेती करना चाहते हैं और उसके बारे में तमाम जानकारी लेना चाहते हैं। जी, और कौन सा किस्म यहाँ पे किया जा सकता है? ठीक, डॉक्टर सोम कंवर जी क्या जानकारी देंगे? गया बिहार में क्या अंगूर की खेती की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कौन सी अच्छी किस्म है जिनका चयन करें? जी, उत्तरी भाग जो है देश का, वो दर में हमारे यहाँ जो किस्में हैं, जो जल्दी आने वाली किस्में हैं, उस किस्मों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम सीडलेस करके एक किस्म है, कलर्ड है, सीडलेस है। देन हमारे दिल्ली स्थित एक जो हमारा संस्थान है IAR है, वहाँ का कुछ है पूसा परलेट है, अर्ली परलेट है, पूसा उर्वशी है। द्राक्ष संशोधन केंद्र जो है हमारा पुणे स्थित, वहां की एक वैरायटी है मंजरी नवीन। ये जो जल्द आने वाली किस्में हैं वो हम वहां पर लगा सकते हैं। ठंड जरा जल्दी आती है, बारिश भी जल्दी आती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि हार्वेस्टिंग, उसका छटाई जो है, कटाई जो होती है, वो थोड़ा जल्दी करके हमें, और ये इसका ड्यूरेशन जो है, कम समय में आने वाली किस्में जो अभी हमने बताई है, उस किस्मों का हम अगर लागन करते हैं तो बारिश आने के पहले हमारी फसल निकल जाएंगी। नहीं तो फिर आप दूसरी जो किस्में थॉमसन सीडलेस वगैरह है, थॉमसन सीडलेस है, सोना, सुपर सोना का, वहां से लेट आती है, और ये लेट अगर आ गई तो वो बारिश के साथ में कोइंसाइड अगर हो जाती है तो क्रैकिंग की समस्या है, क्रैकिंग की समस्या आ सकती है, डिसीज का जो रोग है उसकी समस्या आ सकती है। तो इसलिए जो अर्ली वैरायटीज है, जो जल्द आने वाली किस्में हैं, वो वहां पर बिहार स्थित परिसर में आने की संभावना है, आ जाएंगी। ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, किए हुए, और पौधे जो है रेडीमेड मिलते हैं नर्सरी में, वो लगा सकते हैं, या तो फिर मूलकांड जो है, मूलकांड का लागन करके, प्लांटिंग करके उसके ऊपर हम कलम भी कर सकते हैं। तो जो किस्म चाहिए वो किस्म यूज कर सकते हैं। प्लांटिंग का अगर जो समय है तो इन जनरल उस हालात में, जहाँ बिहार की बात कर रहे हैं हम, वहां पर फरवरी के बाद में, फरवरी 15 तारीख के बाद में हम एक ट्रेंच लेके या छोटे छोटे पौधे खड्डे लेके हम उसका प्लांटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में उसको ट्रेन करने के लिए कुछ ट्रेलिसेस होते हैं, एंगल आयरन की बात करते हैं हम, या तो हम छोटे पैमाने में अगर करते हैं तो कुछ पोल का भी इस्तेमाल करके हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए, वो उस पौधों को ट्रेन करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम्स होते हैं। पंडाल सिस्टम, जो पहले पुराने लोग बोलते थे पंडाल बावर सिस्टम बोलते हैं, वो एक बावर सिस्टम यूज कर सकते हैं हम। छोटे पैमाने में अगर करना है तो वो कर सकते हैं। अगर बड़े पैमाने में अगर हमें काम करना है तो ये वाई सिस्टम बोलते हैं हम, वाइट ट्रेलिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैकेनाइजेशन, अभी जो बात चल रही थी ना हमारी ड्रोन की वगैरह, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर मैकेनाइजेशन। सो ये मैकेनाइजेशन उस ट्रेनिंग सिस्टम में आसान हो जाता है। तो उस हिसाब से हम अगर ट्रेन कर सकते हैं, वहां पर हार्वेस्टिंग ऑफ सनलाइट की बात करते हैं, सूर्य प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है,
जो और कुछ ये है कि ट्रैक्टर के मूवमेंट होता है, मशीनरीज का है, कभी अभी ग्रेप में भी, अंगूर में भी हमें ड्रोन की बात चल रही है और हम उसको अभी ट्रायल ले रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें जो है फसल में भविष्य में उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम क्वालिटी प्रोडक्शन, जो अच्छी फसल बोलते हैं, गुणवत्ता पूर्वक जो फसल है, उस फसल का हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और हमारी फसल अच्छी से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने जाना कि कौन कौन सी जो अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं अंगूर के, अगर आप गया बिहार में करना चाहते हैं अंगूर की खेती। इसके साथ ही आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, लगातार हम यहाँ पर ड्रोन मशीन के बारे में जो है वो जानकारी ले रहे हैं और अभी अंगूर में भी जैसे कि हमने सुना कि इसके अंदर भी आगे कार्य किए जा रहे हैं कि इसमें भी ड्रोन का जो है वो उपयोग होना चाहिए। किसी भी फसल में संभव है, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह हो, पहाड़ों पर हो, और जैसे पहाड़ों पर हमें पता है टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ीदार खेते होते हैं, उन जगहों पे आना जाना दुर्लभ होता है। कुछ क्षण के लिए जब ज़रूरत नहीं होती है तब हम ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा हमें रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स की जो है मूवमेंट को भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। बहुत से प्रयोग आने वाले समय में इनका होगा और बहुत सी जगहों पर इसका यूज हो। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि डाटा साइंस में इतना प्रोग्रेस हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास करके एग्रीकल्चर में जो है वो अभी एक नया आयाम है। इसका प्रयोग करके हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर हमें पेस्टिसाइड लोड जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर जो हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देते हैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई भी खेत है वहाँ पर उसमें खरपतवार काफ़ी लगे हुए हैं। उन खरपतवारों को यदि आने वाले समय में ऐसा कोई टूल विकसित किया जाए, ऐसा छोटा इक्विपमेंट विकसित किया जाए जिसमें उन खरपतवारों को और फसल को पहचानने की क्षमता हो और वो ऑटोमेटिक एक रोबोटिक मैकेनिज्म से वो चलता हुआ उन खरपतवारों को हटा दे, तो इससे किसान को भी आसानी होगी, लेबर की भी बचत होगी और टाइमली एक्शन हो जाएगा। जो मतलब समय के रहते हुए उन खरपतवारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप मिट्टी में दबा सकते हैं और उनका साथ ही साथ उनको सड़ने गलने में जो है वो सहायता मिले, क्योंकि साथ ही साथ उसमें ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी वो काट दे। तो कहने का मतलब कि अभी हमारी भारतीय कृषि में ऐसे बहुत से प्रयोग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा भी, और जैसे डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स नागपुर से बता रहे थे कि रोबोट का यूज अंगूर में भी होने जा रहा है। तो किसी भी फसल में इनका प्रयोग करके, और रोबोटिक ड्रोन हो या आप उसको उसमें दोनों में एक दूसरे को मर्ज करके ड्रोन आइडेंटिफाई भी करे और रोबोट उस पर एक्शन करे, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके भी ऐसी कोई टूल डेवलप किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उसको पूर्ण एक जो है ऐसी मशीन बनाई जाए जो खेतों की पूरी प्रक्रिया को सरल और समय पर करने के लिए सक्षम हो। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नंदस्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं? बाराबंकी से। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ अंगूर की खेती करने के लिए हमारी जलवायु कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। अंगूर हमारे छोटे न रह जाएं, फटने न पाए, खट्टे न रह जाएं, तो इसमें जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, कॉपर, बोरेन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये कितना हमें डालना चाहिए जिससे हमारे अंगूर अच्छे हो और बढ़िया पैदावार हो, अच्छा लाभ मिले। बिल्कुल। डॉक्टर सोमकंवर जी, काफी स्पष्ट इनका प्रश्न है, क्या बताना चाहेंगे? प्रश्न जरा फिर से एक बार बताएंगे आप? जी, ये जानना चाहते हैं कि जब हम अंगूर की खेती करें बाराबंकी उत्तर प्रदेश में तो किस तरीके की जो है वो जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए और कौन से ऐसे पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अंगूर खट्टे ना रह जाएं, छोटे ना रह जाएं। अच्छा, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमें अंगूर लगाने गए तो वहां पर जो जमीन है, जमीन एक अच्छी होनी है जहां पानी जो है पानी वहां ना ठहरे, पानी निकल जाए। पानी अगर सही तरीके से निकल गया, उसमें कुछ क्षार बोलते हैं सॉल्ट, वो ना हो, पानी का पीएच
जरा 6.5 to 7 तक हो, देन हम अगर जमीन में जो कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम नहीं होना है उसमें, उस जमीन में ऐसी साफ सुथरी जमीन चाहिए जहां सब पानी जमा ना रहे, कैल्शियम ना रहे, जमीन में कैल्शियम ना हो, देन और उसमें पानी में भी क्षार ना हो, सोडियम क्षार वगैरह होते हैं ऐसे ना हो। ये अगर नहीं है और उसका पीएच जो है सॉइल का 6.5 से 7.25 तक अगर पीएच अगर है सॉइल का, सामू बोलते हैं हम जमीन का, वो अगर है तो वो जमीन हल्की और मध्यम जो जमीन बोलते हैं वो जमीन अगर है तो अंगूर की फसल हम बहुत अच्छी से ले सकते हैं। अब उस फसल को लेने के लिए हमें वहां पर क्या करना है कि अगर हल्की जमीन है, हो सकता है हमारे पास में तरह तरह की जमीन है, कई भारी जमीन भी है, हेवी ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं हम, वो भी है, हल्की जमीन भी है। अगर हमारे यहाँ पर हल्की जमीन है तो उसका प्लांटिंग डिस्टेंस जो है, लागन है, उसका अंतर जरा कम होता है। 9 फीट दो लाइन के बीच में होता है और 2 पौधों के बीच में, 2 प्लांट के बीच में 5 फीट होता है। सो 9 बाई 5 फीट एक अंतर होता है। अगर हमारी जमीन भारी है तो जमीन भारी अगर होने से क्या होता है कि उसका ग्रोथ बहुत जोर से चलेगा। ग्रोथ अगर चलेगा, बाढ़ अगर बहुत अच्छी से होती है तो वो डेंस कैनोपी हो जाएगी आगे बढ़ के। उसको अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं कि 2 लाइन के बीच में हमारा डिस्टेंस जो है 2 लाइन का वो 10 फीट होना है और 2 पौधे का भी डिस्टेंस जो है वो 6 फीट होना है। सो 10 बाई 6 फीट का अंतर अगर हम लगाते हैं तो हमारा वहां पर जो माइक्रो क्लाइमेट वो सूक्ष्म वातावरण बोलते हैं डिसीज के लिए वो नहीं हो, उसमें एरेशन अच्छा रहेगा। अगर एरेशन अच्छा रहता है तो वहां पर क्या होगा कि हवा अगर चलती रही तो जो आर्द्रता बोलते हैं, नमी है, वो कमी रहेगी। वो कमी अगर है तो डिसीजेस जो बोलते हैं, मेनली डाउनी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू है, ये जो मेजर डिसीजेस है उस डिसीजेस का प्रकोप ज्यादा नहीं होगा। और अगर होता भी है तो उस वक्त क्या होगा कि अगर ओपन कैनोपी अगर है तो हमें फवारनी जो करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, फवारनी जो करेंगे उस फवारनी का कवरेज जो है बहुत अच्छा होगा। तो ये जो चीजें है हमारे उस हालात में अगर हम करते हैं तो हमें उसका एक फायदा होता है। अभी वहां पर जो प्लांटिंग का टाइम है तो वो प्लांटिंग का टाइम जैसा हम बोल रहे थे कि वहां पर फरवरी मार्च के मंथ में अगर हम करते हैं तो उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। रेडीमेड प्लांट्स भी मिलेंगे और उसमें एक जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो अन्न द्रव्य व्यवस्थापन बोलते हैं, उस अन्न द्रव्य व्यवस्थापन का सही तरीके से हम अगर वहां पर एक करते हैं तो इस्तेमाल, तो फसल मिलना बहुत ही आसान है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से, आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो हेलो हेलो, इशरत जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ पहुंच रही है। इशरत जी आपसे निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। जी सर। जी सवाल पूछिए। जी हमने चाह रहे हैं कि शाहजहांपुर में हम अंगूर की खेती करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करें? जमीन कैसी होनी चाहिए उसके लिए? और आप किस्मों के बारे में भी जानकारी लेना चाहते होंगे? जी, और उसकी किस्में कैसे बने? ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर कंवर, यहाँ पर इशरत अली जी ने हमें फ़ोन किया है शाहजहांपुर से, उत्तर प्रदेश से। वो भी यही जानना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अंगूर की खेती करें और क्या इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के हिसाब से कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं? जी अली साहब, आप शाहजहांपुर में जो आप खेती करना चाहते हैं अंगूर की, वो बहुत ही अच्छा आपका निर्णय है और हम आपके साथ में है उसके लिए। अंगूर की खेती कहीं पर भी होती है, जैसा हमने बताया कि जमीन उसकी अच्छी होनी है, जो वेल ड्रेन्ड सॉइल बोलते हैं। वेल ड्रेन्ड मतलब कि जमीन में पानी ना ठहरे, जमीन में क्षार ना हो, साल्ट ना हो, ये आपको पहले पता कर लीजिए आप। उसके लिए सॉइल टेस्टिंग का एक होता है आपके स्टेट में, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है, स्टेट डिपार्टमेंट के लेबोरेटरीज है, वहां पर अपना सॉइल ले जाइए और सॉइल टेस्ट कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सॉइल का पीएच कितना है। उसमें पानी भी टेस्ट कर लीजिए, वाटर का पीएच आपको पता चलेगा, कुछ क्षार है या नहीं है, मतलब कि उसकी हेल्थ कैसी है वो पता चलेगा। वो पता चलने के बाद में हम आपको ये बताएंगे कि अभी इसमें रूट स्टॉक लगाना है, मूलकांड बोलते हैं हम, मूलकांड लगाना है, कौन सा मूलकांड वहां लगा सकते हैं ये बताएंगे आपको। हमारे पास में 2 मूलकांड है अभी फिलहाल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉगरिज करके एक मूलकांड है और दूसरा 110R
रिचर ग्रुप का एक रूट स्टॉक है, वो मुल्कान है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके राज्य में जो जल्दी आने वाली किस्में हैं जैसे कि फ्लेम सीडलेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूसा उर्वशी जो आपके वहीं की दिल्ली की एक वैरायटी है, उसका वो किस्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मांजरी नवीन अर्ली वैरायटी 110 दिन में खाली आ जाती है, वो 110 दिन छटनी करने के बाद में 110 दिन में आ जाएगी वो अगर ऐसा चाहिए तो आप ये इन किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लागवड़ जो करना है, प्लांटिंग जो करना है, उसका समय एक ठराविक होता है। अगर आप मुल्कान लगाते हैं तो जनवरी फरवरी में लगाना है। अगर आप रेडीमेड प्लांट्स, कलम किए हुए ग्राफ्टेड प्लांट्स अगर आप लगा सकते हैं तो आप कौन से भी वक्त लगा सकते हैं। अप्रैल में भी करिए, मई में भी कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। और उसका सही से आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करिए और आपको उसकी फसल अच्छी मिल जाएंगी। राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केंद्र जो है पुणे स्थित, उनसे आप जुड़े रहिए, उनका वेबसाइट देखिए और उनका कुछ नंबर लिख लीजिए। हमारे भी नंबर लिख लीजिए, हम आपको बताएंगे नंबर हमारे, या तो लिख लीजिए 9422032988 9422032988। इस नंबर पे कभी मुझे कॉल कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आपका यहाँ पर कभी हो सकता है उधर अगर आ जाते हो तो आपका खेत भी हम विजिट करने की कोशिश करेंगे। और आपको डॉक्टर कंवर, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो इशरत अली जी को दी, और इसके साथ साथ जो है इस वक्त हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी तमाम जानकारियां जो हैं वो इससे संबंधित मिल गई होंगी। और साथ ही साथ डॉक्टर कंवर ने अपना नंबर भी आपके साथ जो है वो साझा किया है, तो आप वहां पर उनको भी फ़ोन जो है वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कार्यक्रम में भी जानकारियों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ड्रोन में किस तरीके से, ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है खेती में, और साथ ही हम बात कर रहे हैं अंगूर के गुच्छों के विकास की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं, लेकिन जिस दौरान आप अपने प्रश्न पूछें विशेषज्ञों से उस दौरान अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, ड्रोन के सिलसिले में काफी जानकारियां जो है वो अभी तक हमने आपसे हासिल की हैं, साथ ही ये भी बताएं कि
इसके इन तकनीकों के इस्तेमाल से रोजगार बढ़ने की कैसे संभावना है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो रोजगार बढ़ेगा जब लोगों के भीतर जागरूकता पैदा होगी और लोग इसको खरीदेंगे। तो एक तो जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं, जैसे बार बार वही बात होती है कि हमारे यहाँ के किसान छोटे हैं, मझोले किसान हैं, ऐसे किसानों को हो सकता है कि ड्रोन का प्रयोग या उसको खरीद करने की क्षमता न हो, तो इन जगहों पर हमारे ग्रामीण युवकों का रोल बहुत ज़्यादा आता है। ग्रामीण युवक इकट्ठा होकर के 2-4 लोग इकट्ठा होकर के एक स्टार्टअप के रूप में ड्रोन को खरीदें और 1 ड्रोन 2 ड्रोन गाँव के लिए प्रयोग करें, और जिस भी किसान को ज़रूरत हो उनको एक तरीके की जो हम कस्टम हायरिंग की बात करते हैं कि नॉमिनल फ़ी रखें, नॉमिनल चार्जेज रखें और उससे जो है वो किसानों की पूरी रूप से सहायता करें। तो एक तो ये रोज़गार के लिए है कि हमारे नवयुवकों को बहुत अच्छा रोज़गार मिल सकता है, और इसमें छोटी मोटी कंपनी स्टार्टअप के रूप में आ करके एक इसका प्रयोग जो है वो करें, और इसके साथ ही साथ इसमें कई इनपुट भी बड़ी कंपनियों को वो दे सकते हैं जिससे उनकी यूटिलिटी और बढ़ जाए, उनकी उपयोगिता और बढ़ जाए। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जब ड्रोन का प्रयोग ज़्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसका जो है मांग ज़्यादा होगा, उसको बनाने वाली कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी कंपनियां आएंगी हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे स्टेट्स में, हमारे कंट्री में, जो खुद अपने यहाँ इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करेंगे और उसकी लागत कम करके उसको किसानों को मुहैया कराएंगे, खेती से संबंधित उपयोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो वहाँ भी बहुत सी अपार रोजगार की संभावनाएं हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां आएंगी जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, और समय के हिसाब से जब रोबोट और ड्रोन दोनों को जब एक साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसा समय भी हम सोच सकते हैं कि कृषि में बहुत से कार्य सुगम और जो है बिना किसी रसायन के प्रयोग के, और हमारी खेती सुरक्षित होगी, हमारे खाद्यान्न सुरक्षित होंगे, और अनायास का जो खर्च होता है, चाहे वो आपका केमिकल के वेस्टेज के रूप में हो या फर्टिलाइज़र का जो यूज़ ज़्यादा करते हैं उसका उपयोग कम होता है, तो इसलिए उनका जो ये वेस्टेज जो है वो बहुत हद तक बचाया जा सकता है। और वेस्टेज ही आज हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है। जो शायद सारे, चाहे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की बात करें, चाहे फूड में केमिकल के रेजिड्यूज़ की बात करें, सारा जड़ जो है वो वेस्टेज की बात है। क्योंकि जो यूज होना है फर्टिलाइज़र, चाहे वो 30% तक यूज होता है मैक्सिमली, तो उनका जो यूज हो गया वो तो यूज हो गया, लेकिन जो नहीं यूज होता है आपका 65 to 70% वो कहाँ जाता है? वो एनवायरनमेंट में जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, आपके फसलों में रह जाता है, जो जानवर खाते हैं उनके दूधों में जाता है। तो इस तरीके का जो पूरा फूड चेन पोल्यूट हो चुका है उसको कहीं न कहीं ब्रेक करने में भी सहायता मिलेगी। और जब ड्रोन में एक और ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाएगी जिसके माध्यम से वो ये पहचानने में सक्षम होगा कि ज़मीन की उर्वरता लेवल किस लेवल तक पहुंच चुकी है, इसमें कितना ज़्यादा केमिकल का डिपोजिशन हो चुका है। जैसे हमारे कई स्टेट्स में हम देखते हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती करना लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि उनमें मृदा जो है, मृदा की जो उर्वरता है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर पोल्यूट भी हो चुका है। तो उन जगहों पे अगर मैकेनिकल ऑपरेशन के माध्यम से अगर एग्रीकल्चर करनी है तो रोबोट और ड्रोन ही उसके सबसे बड़े सहायता होगा। और आजकल के समय में, जैसा मैंने फिर बताया, पुनः उसको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे जो मैनुअल लेबरर्स की उपलब्धता है या श्रमिकों की उपलब्धता बहुत कम हो गई कृषि के लिए। कृषि में रिम्यूनरेशन भी नहीं है, उतना ज़्यादा किसान जो है वो डेली वेज नहीं दे सकता है। तो उसमें ये जो तकनीक है वो तकनीक जो है कारगर होगी और बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग हम फ्यूचर के लिए देखते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है छत्तीसगढ़ से, आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो, हेलो हेलो, अभिषेक जी। हेलो हेलो, हाँ हेलो, अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, जी मैम, मेरा क्वेश्चन था मैम कि ग्रेप्स में। यस मैम। जी, सवाल मैम,
ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए उपाय चाहिए थे, मतलब पाउडरी मिल्ड्यू को कैसे रोकें या फिर लग गया है तो उसको कैसे खत्म करें। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर कंवर, ये सवाल आपके लिए आया है कि अंगूर के अंदर अगर पाउडरी मिल्ड्यू की अगर समस्या आ गई है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? जी, ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है, जहाँ क्लाउडी वेदर है, क्लाउडी वेदर मतलब बादल छाए हुए हैं, पत्ते पुराने हुए हैं, या तो जब हम छटनी करते हैं, छटनी करने के बाद में जब बेरी सेटिंग हो जाता है, मनी तैयार हो जाता है, और वो फ्लावरिंग स्टेज के बाद में फुलारा जो अवस्था है तो फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद में जो बेरी का सेटिंग हो जाता है, उसके बाद में अगर ये हालात है, क्लाउडी वेदर, ढगाल पूरा बादल है, बारिश नहीं हुई, बादल है, टेम्परेचर कम हुआ है, 32 का 30-32 या 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है, उस तापमान में ये पाउडरी मिल्ड्यू पत्तों पे आता है और पत्तों के बाद में ये गुच्छों के ऊपर चला जाता है। गुच्छों के ऊपर एक बार वो चला गया तो वो गुच्छा खाने लायक नहीं होता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक पाउडर टाइप ऐसा कोटिंग तैयार हो जाता है, जो पाउडरी कोटिंग से वो गुच्छा दिखने में, उसका जो मनी है वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता। इसका नियंत्रण जो अगर करना है, इसको कंट्रोल अगर करना है, तो पहले हमको हमारी जो कैनोपी है, कैनोपी मतलब जो टहनियां है, वो टहनियां अलग अलग करनी है, अलग अलग करके वो वायर के ऊपर उसको बांध देना है, जिससे उसमें हवा खिलती रहे। वो वातावरण जो पाउडरी मिल्ड्यू को तैयार करने के लिए, जो फैलने के लिए जो वातावरण का पोषक वातावरण होता है, वो वातावरण हमारी ओपन कैनोपी से, हम तार के ऊपर, हर वायर के ऊपर टहनियां अलग अलग बांधने से वो एक तो उसे मुक्ति मिलेगी, पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप वहां नहीं मिलेगा। और अगर वो होता भी है तो उसको हमको कंट्रोल करना भी आता है। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में सल्फर, गंधक युक्त सल्फर बेस्ड जो फंजीसाइड्स है, जो बुरशीनाशक हैं, वो बुरशीनाशक जो फंजीसाइड्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। सल्फर बेस्ड फंजीसाइड जनरली 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की फवारनी कर देते हैं हम एक बार, तो उसका हमें फायदा मिलता है। अभी इसमें जो फंजीसाइड्स है, वो फंजीसाइड्स 2 तरह के हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स है और एक सिस्टमिक है। सिस्टमिक मतलब अंतरप्रवाही मतलब उसको शरीर में जाने के बाद में उसका रिएक्शन होता है, एक्शन शुरू होता है। तो ये जो सिस्टमिक फंजीसाइड है, अंतरप्रवाही, इसका इस्तेमाल करने से आगे आने वाले समय में उसका प्रकोप नहीं बढ़ेगा, रोग का फैलाव नहीं होगा। हमारे अगले कॉलर रामस्वरूप जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो जी, रामस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज करके बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, अपना सवाल पूछिए रामस्वरूप जी। हाँ मैम, जो अंगूर का जो खेती है मैम, है ना, तो जो अंगूर है 4 साल हो गए लेकिन अभी तक फला नहीं है। ठीक है, डॉक्टर कंवर, अंगूर की खेती ये कर रहे हैं, 4 साल का हो चुका है, लेकिन अब तक उसके अंदर किसी तरीके का कोई फल नहीं आया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें बात यह है कि जब हम पौधा लगाते हैं, तब पौधा लगाने के बाद में उसको छटनी करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है। जो परिपक्व जो शूट होता है, जो टहनी होती है परिपक्व, उसको एक सिलेक्टेड बर्ड के बाद में उसको कटाई की जाती है, पत्ते निकाल के कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद में कटाई जो है, उसके बाद में जो नया ग्रोथ आता है, जो नई फुटे निकलती है, जो नया शूट निकलते हैं, उस शूट के ऊपर 5 पत्ते के बाद में वहां एक गुच्छा निकलता है। ये चीजें आपने शायद नहीं की होंगी। इस फसल को आने के लिए, लगने के लिए 1.5 साल पूरा है। 1.5 साल काफी है, आपके पास में 4 साल हुए हैं, इतना समय नहीं लगना था। हो सकता है कुछ बहुत ही सिलेक्टेड कम पौधे आपके पास में होंगे, जिसके ऊपर पानी और अन्न द्रव्य की बौछार आप कर रहे होंगे, वो भी उसको सहन नहीं होता। उसमें पानी नियंत्रण में चाहिए, कम से कम पानी चाहिए उसको। और उसके जो ग्रोथ स्टेजेस है, उसकी स्टेजेस जो है, अलग अलग स्टेजेस में उसको फर्टिलाइजर, जो न्यूट्रिएंट बोलते हैं हम, वो न्यूट्रिएंट भी हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए।
शुरू में बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है और नत्र चाहिए, नत्र अन्न द्रव्य में नत्र होता है। उसके बाद में उसको ग्रोथ को कंट्रोल करना है, फ्रूट बर्ड डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो बच्चा पैदा जैसा होता है माँ के पेट में, वैसे ही उसको बर्ड जो होता है वो बर्ड में ये गुच्छा तैयार होता है। वो गुच्छा तैयार होने के लिए हमें स्फुरद फास्फोरस की जरूरत होती है, पानी कम होना है। वो उसके बाद में जो गुच्छा उसमें बंच में जो गुच्छा बर्ड में तैयार हुआ है जी, जो तैयार हुआ है उसको बढ़ने के लिए, उसको मजबूत होने के लिए पोटैश की, पलाश जो बोलते हैं, पोटैश की जरूरत होती है और पानी उसको नियंत्रण में रखना है। ये जो चीजें हम करेंगे तब चल के वो उसमें गुच्छा मिलता है, गुच्छे का साइज भी मिलता है। बिल्कुल। तो और इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की और साथ ही बात हो रही है अंगूर के गुच्छों के विकास की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, अभी भी कार्यक्रम में समय है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछें उस दौरान अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि समय भी नष्ट ना हो और आप अपना प्रश्न भी जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ पाएं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, आपसे मैं अब ये जानना चाहूंगी कि हम ड्रोन की जो है वो लगातार बात करें, नेशनल लेवल की अगर बात करें, राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, तो किस तरह से कारगर साबित हो सकती है ये तकनीक? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे देश का मतलब एक यूएसपी में कहा जाए तो हमारा देश आज भी एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लगभग 67 से 68% लोग, 67 to 68% लोग खेती पर निर्भर हैं। और खेती से ही हमारे देश को 14 से 15% जो है जीडीपी का जो है वो प्राप्त होता है, उसका शेयर टोटल जीडीपी का जो है 14 to 15% जो है एग्रीकल्चर से मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर आज भी बहुत पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम है इस कंट्री के लिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे देश से जो अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं, जिनसे हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है। उन प्रोडक्ट्स की अगर हमको देखा जाए तो सीजनल जो उत्पादन होने की जो संभावना है, उसका जो अनुमान लगाना है, आज भी हमारी जो पुरानी तकनीक है कि हम कुछ जगहों पर रैंडमली सेलेक्ट करके ऐसे किसान के खेतों से सैंपल लेकर के और हम यील्ड एस्टिमेशन करते हैं, वो यील्ड एस्टिमेशन कहीं न कहीं बहुत ही फाल्टी होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। उन जगहों पे हमें ड्रोन का प्रयोग करना पड़ेगा और ड्रोन से हमें पता चलेगा कि एक क्षेत्र में या एक
किसान के पास कितना एक मैक्सिमम उत्पादन हो सकता है, और इससे किसानों की उत्पादन क्षमता भी पता चलेगी, साथ ही साथ ये भी पता चलेगी कि किसान अपना कितना सेल करता है। उससे भी पता चल जाएगा कि अगर एक किसान X कुंटल प्रोड्यूस करता है और उसमें से इतना खर्च करके इतना बेचता है, तो पूरे कंट्री का अगर आउटपुट निकाला जाएगा, प्रोडक्शन निकाला जाएगा खाद्यान्नों का, तो शायद उसमें ड्रोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और जब हमारे पास एक एक्यूरेट एस्टिमेशन आ जाएगा प्रोडक्शन का, तो हम अपनी स्ट्रेटजी बना करके अपने प्रोडक्ट्स का अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में अपना रेवेन्यू आप उससे जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो नेशनल लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट पता चले फसल के, क्योंकि हमारे देश में सीजन बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, तो सीजन में कई फसलें होती हैं, और जो कि एग्रीकल्चर इज ए लोकेशन स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब ये एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तो ऐसी बहुत सारी फसलें होती हैं इस देश में जिनके बारे में कई जगहों पे पता भी नहीं चलती हैं, और उनका जब हमें किसी माध्यम से पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए या किसी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के लिए ज़रूरत है, तो हम तब उसको प्रयास करते हैं कि ले आएँ। ड्रोन से ये फ़ायदा होगा कि ऐसे सारी फसलों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड यूज करके इनका, और उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश की एक्चुअल स्थिति एग्रीकल्चर की क्या है। बिल्कुल। हमारे अगले दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, बालाघाट से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सर मैम, हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बोल रहा था। जी मैम, मेरा ये सवाल था, मैं 2 पौधे लाया था घर के लिए, अंगूर के। ठीक है। अंगूर के 2 पौधे लाया था घर के लिए। टीवी की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तो जल्दी आप अपना सवाल भी पूछ पाएंगे, और समय भी हमारे पास कम है। हाँ मैम, मैं बोल रहा था कि मैंने अंगूर के 2 पौधे लाया था घर के लिए, उसमें जैसे दीमक जैसे कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे। जी हेलो, बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न बताते जाइए। हाँ मैम, जैसे एक ब्लैक कलर का कीड़ा है, वो जड़ों में जाते रहता है, और वो दीमक जैसे मट्टी निकालते हैं ना, उस टाइप की मट्टी निकालता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर कंवर क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? 2 अपने घर के लिए पौधे लेकर आए थे, लेकिन उसके अंदर दीमक जैसा जो कीड़ा है वो उसमें नजर आता है, और जब भी वो जड़ों में जाता है मिट्टी निकालता रहता है। क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, ये जड़ों में जो कीड़े होते हैं, ये कीड़े एक तो हाई टेम्परेचर जब होता है, तापमान जहाँ बढ़ जाता है, उस तापमान में ये आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पर वो थोड़ा सा मिट्टी भी आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाती है। कुछ जगह आपको स्टेम बोरर दिखेगा, कहीं स्टेम बोरर है, तो कहीं आपके यहाँ पर एंट्स है, टर्माइट्स बोलते हैं हम वो टर्माइट को। तो इसके ऊपर क्या है, हाई टेम्परेचर को बढ़ावा देना है, नहीं देना है, तो मल्चिंग, थोड़ा सा मल्चिंग करना है, उसके ऊपर आच्छादन रखना है उसके जमीन के ऊपर, और कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस है, अभी उसको ये नहीं ज्यादा क्लोरोपाइरीफॉस चलेगा, ऐसे कुछ 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके 1 लीटर एक पौधों को अगर आप रूट जोन में अगर डालते हैं, मूली जहां पर है जी, रूट्स, ऐसे उस एरिया में अगर डाल देते हैं, तो उसका कंट्रोल हम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर कंवर, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय के संबंध में आपने इतनी अहम जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और ड्रोन के संबंध में बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज आपने काफ़ी विषय के संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारियां हासिल की होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। भाई, आपको बता दें कि कल हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। कल का हमारा विषय रहेंगे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, और इसके साथ ही बात होगी समन्वित कृषि प्रणाली से कैसे बढ़ाएं लाभ। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी अगर प्रश्न आपके मन में है, पहले से ही पूछना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है।
और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शाम्बकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।